नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और साथ ही जो उत्तराखंड में आगामी आने वाली जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, उन प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आप एकाग्रचित्त होकर मेहनत करना आपने प्रारंभ कर दिया होगा। जैसे कि आप सभी को यह सर्वविदित है कि एलटी का पेपर बहुत से बच्चों का अनुमान, जितने भी अगर बच्चों की बात करूं तो इस बार का एलटी का पेपर उन अभ्यर्थियों के लिए उनके अनुरूप नहीं रहा। ये जो पेपर था हर किसी बच्चे के अनुरूप नहीं रहा। तो बहुत से बच्चे ये भी पूछेंगे, सर आप मेरिट लिस्ट की बात कर रहे थे, मेरिट लिस्ट बनाने वाले थे। तो दोस्तों, एक दिन का और समय दीजिए कि मेरिट लिस्ट आपके सामने जल्दी ही लेके आऊँगा, क्योंकि बहुत से बच्चे अपने नंबर साझा कर रहे हैं। तो बच्चों के नंबर आने में लगे हैं। तो हर सब्जेक्ट का यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्टों के बच्चे अपने नंबर साझा कर रहे हैं। तो एक दो दिन और रुकता हूँ, क्योंकि सभी बच्चों के अगर नंबर आ जाते हैं, अभी तक जो बच्चों के नंबर आ गए हैं वो कम से कम 400 450 के आसपास बच्चों ने अपने नंबर साझा कर दिए। अगर इसी तरीके से अगर और बच्चे अगर नंबर साझा करते हैं तो एक एथेंटिक यहाँ पर कट ऑफ लिस्ट में जारी कर सकूँगा। अन्य यूट्यूबर, ढेर सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई है। उन्होंने किस आधार पर वो लिस्ट जारी करी है तो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। तो उन्होंने अपने आधार पे की होगी और मैं अपने आधार पे जो आप लोगों के द्वारा जो नंबर साझा किए गए मैं उस आधार पर उसे करूंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों से ये आह्वान किया था कि आप अपने नंबर मुझे साझा कीजिए। बहुत से बच्चे यूट्यूब के माध्यम से, कोई आप मुझे फ़ोन करके लगातार अपने नंबर साझा कर रहे हैं, कोई व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे लगातार अपने नंबर साझा कर रहे हैं। तो आई होप मैं जल्दी ही ये लिस्ट आपके सामने रखूँगा। तो हो सकता है जो आयोग और जो हम लिस्ट जारी करेंगे उसमें 19-20 का फ़र्क हो सकता है, ठीक है। तो मैं आज जो आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ ये वीडियो लेकर, वो मेन जो उद्देश्य है मेरा, वो उन तमाम मेरे छोटे बड़े भाई बहनों के लिए महत्वपूर्ण ये सूचना है जिन अभ्यर्थियों का इस एलटी भर्ती परीक्षा में उम्दा प्रदर्शन नहीं हो पाया है या उनके मुताबिक ये पेपर नहीं रहा, या कहें उनके लिए ये एलटी भर्ती परीक्षा का नहीं रहा अनुकूल। तो उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए जो सिलेक्शन पाएंगे, उन अभ्यर्थियों के लिए भी जिन्होंने इस भर्ती परीक्षा में जो बाहर होंगे, उन अभ्यर्थियों की भी मैं बात करूंगा। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, उत्तराखंड जो लोक सेवा आयोग के माध्यम से जल्द ही प्रवक्ता संवर्ग का यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन देखने को जल्द ही ये मिलेगा। आई थिंक हो सकता है कि आयोग जो सितंबर फर्स्ट वीक में ही आपका ये नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, या कहीं फिर आपके नवंबर टू दिसंबर के मध्य में ही होगा। अनुमान एक जो विश्वसनीय सूत्रों से ये पता चला है कि एक हफ्ते या 1.5 हफ्ते के मध्य में ये विज्ञापन रिलीज हो जाएगा। तो आप ये लेके चलिए, विज्ञापन चाहे 1 हफ्ते में हो या आपके नवंबर दिसंबर में हो, उससे कोई गुरेज ना करिएगा। वो विज्ञापन अपने तय समय में आयोग उसको रिलीज कर देगा, क्योंकि आपको ये पता है कि आयोग ने जो पॉलिटेक्निक प्रवक्ताओं के यहाँ पर वैकेंसीज निकाल दी गई हैं, उच्च शिक्षा में भी समय समय पर वो वैकेंसी फुलफिल हो रही हैं। अब बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग में। यहाँ पर लंबे समय से ये मांग उठ रही है कि प्रवक्ता संवर्ग की यहाँ पर वैकेंसी निकाली जाए। जो रिक्त पद हैं, उन रिक्त पदों के सापेक्ष जो आयोग ने पूर्व में अपना एक खाका दिया था कि इतने पद हम यहाँ 775 के आसपास या 65 के आसपास जो पदों की बात कर रहे थे, तो उन पे विज्ञापन जल्द ही रिलीज होने वाला है। तो दोस्तों, अभी से इसी समय से आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, जहाँ हो वहीं से शुरू कर दीजिए, जितना है उतने से अपनी तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। किंतु परंतु
आप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि इस समय आप उस घायल शेर की भांति हो जो जो पीड़ा आपको, जो घायल आप, जो अल्टी भर्ती परीक्षा के जो घाव आपको उसने दिए हैं, उन घावों को जो फुलफिल करेगा वो आपके जो प्रवक्ता समग्र की भर्ती में जब आप लोगों का चयन होगा, जब उमदा वहाँ प्रदर्शन होगा, तो आपको लगेगा कि हाँ, जो हमने मेहनत करी है वो कहीं ना कहीं सफल हुई है। और आयोग जो सिलेबस देगा वो सिलेबस के ही अकॉर्डिंग क्या करता है, वो प्रश्नों को आपके सम्मुख वो रखेगा। तो दोस्तों, मेरा कहने का इतना मतलब है कि आयोग जल्द ही आपका विज्ञापन रिलीज कर रहा है। और आपको एक चीज बता दूं, कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस बार प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, चाहे या तो फिर वो आपके सिलेबस पर हो, या फिर आपके विषय पर हो, या फिर कुछ ऐसी चीजें हमारे सामने आएंगी, या तो आपका जो स्क्रीनिंग परीक्षा है वो हटेगी, या फिर आपके सब्जेक्ट ही रहेगा, या फिर इसमें इंटरव्यू भी आएगा। कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक आपका नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता। अभी आप लोग जो तैयारी कीजिएगा, जो पूर्व में आयोग द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया था, तो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िए, क्योंकि आपने एलटी भर्ती परीक्षा में जो पढ़ा है, अनुमान आधा से आधा पोर्शन तो आपका एलटी भर्ती परीक्षा में जिस बंदे ने बहुत शानदार तरीके से पढ़ा है, जो बच्चे मेरे को फोन करते हैं कि सर हमने बहुत बेहतरीन तरीके से मेहनत की थी, उसके अनुरूप नहीं रहा, हमने दिन रात एक करी थी। कोई अभ्यर्थी बोलता है कि मैं पूरे जो ये 1 साल 2 साल के बीच एक है जो 6-7 महीने जो तैयारी करी आप लोगों ने, उसमें कह रहे थे कि हम प्रतिदिन सिर्फ 2-3 घंटे ही सोते थे, अनुमान हमने पूरी किताबें चाट दी है। तो अगर आपने इस प्रकार से रणनीति बनाई है तो आप लोगों के सामने तो ये सुनहरा मौका है ना, जो पूर्व का जो ज्ञान था वर्तमान समय के उस ज्ञान को उसमें उसका समावेश कीजिए, और आपका जो प्रदर्शन होगा वो बहुत ज्यादा उम्दा होगा। तो याद रख लीजिए, तो अभी से आप कमर कस लीजिए, अभी से आप क्या कीजिए, आप जीके जो सामान्य ज्ञान है उसको ध्यान रखिए, करंट अफेयर को पढ़ते हुए चलिएगा, और साथ ही उत्तराखंड का तो व्यापक सिलेबस इसमें दिया हुआ है, तो आप उत्तराखंड को पढ़िए और आप करंट अफेयर को अभी पढ़िए। दोस्तों, आप ये मत सोचिए कि एलटी में अगर आपके घोड़े खुल गए हैं तो ये सोचिए ये तो उसके बाप है, ये उससे एक पद ऊपर है। तो यहाँ पर आपको एलटी भर्ती परीक्षा से ज्यादा मेहनत आपको निश्चित रूप में करनी ही करनी है। बहुत से अभ्यर्थी इस वीडियो को देख के कहेंगे बड़ा आया कहने वाला, तो मैं बड़ा आया ना आया वो मैटर नहीं करता है, ये मैटर करता है कि आप अपने जीवन में कितने कामयाब हो, अभी आप किस पोजीशन पे हो, आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। तो ये याद रखिएगा, जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कोई बच्चा कितना भी ज्यादा ब्रिलियंट क्यों ना हो, समाज उसकी इज्जत तब करता है जब वो किसी प्रतिष्ठित पद पर पहुंच जाता है, तब उसकी वैल्यू होता है। अन्यथा आप चाहे पीएचडी कर लीजिए, चाहे आप 2-2 4-4 बार नेट क्वालिफाई कर लीजिए, वो बंदा समाज में वो उतना इज्जत नहीं पा पाता है। वो एक सिर्फ है, उनके लिए एक हास्य का विषय बना रहता है, अरे इतना सब कुछ कर लिया अभी तक जॉब नहीं लगी, ये रहता। चाहे कोई कितना बच्चा कहेगा मैं इतना ब्रिलियंट हूं, तेरा ब्रिलियंट रहने का कोई फायदा नहीं है जब तक तो एक पद को हासिल नहीं कर पाए हो। तो ये याद रखिएगा, समाज ताना मारता है, समाज उसकी इज्जत करता है जो एक पद पर पहुंच गया। आपने देखा होगा समाज में अगर कोई 4th क्लास के पद में भी अगर कार्यरत है ना, तो समाज उसकी भी इज्जत करता है, उसको भी इज्जत प्रदान करता है। और जो युवा बेरोजगार है ना, वो तो हर समय हर कोई उनको बेइज्जत कर जाता था। अगर आपके घर में आपके माँ बाप हो या पड़ोसी हो या आपके आने वाले जो रिश्तेदार है, हाय तेरी नौकरी जो नहीं लग रही, कब लगेगी तेरी नौकरी, हाय अभी कुछ नहीं हुआ है, लोगों के बच्चे ये कर रहे हैं, हाय तो अभी घर में ही दिख रहा है। तो ऐसे ताने झेलने पड़ते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों को इस समय ये ताने झेलने पड़ते हैं। इस समय सारथी रूप में जो सबसे बड़ा जो दंश जो झेलते हैं वो पुरुष झेलते हैं, हमारे वो भाई झेलते हैं। एक आज के डेट में पुरुष होना एक अभिश्राप से कम नहीं है। जो दुनिया भर की परेशानियां उनके पीछे लगी रहती हैं, वो कभी भी मानसिक तौर पर कभी स्वस्थ रह ही नहीं पाता है। तो याद रखिए, किसी भी ऐसे बेरोजगार व्यक्ति को उठाइएगा कि कहेगा तू कितना खुश है, तो उससे अनुमान लगाइए वो इतना ज्यादा दुखी रहता है जितना
कि शायद ही मैं समझता हूँ कि कोई रहता होगा। एक बेरोजगारी एक ऐसा अभिशाप है जो ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है। समाज एक तरीके से उसको खाने के लिए दौड़ता है। तो याद रखिएगा, तो अपने आप को प्रूव करिए। इस समय वैकेंसी जाने वाली है, अभी से तैयारी कर लीजिए। आपके पास मौका है, इस मौके को भुनाइए। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर जो बच्चे मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर सितंबर फर्स्ट वीक से मैं यहाँ पर आपके जो ये फर्स्ट पेपर है स्क्रीनिंग की, यहाँ से हमारी क्लासेस यहाँ पर प्रारंभ हो जाएंगी। जो बच्चे उसमें प्रतिभाग करना चाहते हैं वो बच्चे उसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। ठीक है, आप मेरे पर्सनली नंबर पे मुझे फ़ोन कर सकते हैं। उसकी किस तरीके से उसको ज्वाइन करना है वो तमाम चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, हमारी जो क्लासेस रहेंगी वो आपके गूगल मीट पर ये रहेगी, क्योंकि यूट्यूब पर लाइव आके या वो करके वो शानदार मुझे नहीं लगता है कि उसमें हम लोगों के डाउट जो क्लियर नहीं हो पाते हैं। अगर जब हम आमने सामने गूगल मीट के माध्यम से जब हम आमने सामने एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं, एक दूसरे को प्रत्यक्ष तौर पर हम जब देख पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी विश्वसनीयता बढ़ जाती है। हमें ये लगता है कि अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है हम उसको डांट सकते हैं, उससे अगर वो काउंटर क्वेश्चन कर सकता है, तो तमाम चीज़ें एक मैं कहूँ गूगल मीट बहुत अच्छा माध्यम है। दोस्तों, मैं पुनः कह रहा हूँ, आपसे एक विनती कर रहा हूँ, अपने आप ये सोचिए आपके बड़े भाई या छोटा भाई भी लेके ये चलिए, तो मैं एक चीज़, आपने इस एलटी भर्ती परीक्षा में एक चीज़ का अनुभव अवश्य कर लिया होगा। वो अनुभव क्या किया है कि आपने देखा होगा कि जितने भी अभ्यर्थी YouTube के माध्यम से उस पर डिपेंड होकर पढ़ रहे थे, उनका प्रदर्शन बहुत ही निम्न रहा होगा, और वो सिर्फ इधर उधर कमेंट करने में ही लगे। क्या है क्या, आप अगर देखोगे तो हर जगह एक व्यक्ति कहीं ना कहीं 10 यूट्यूब में उसके कमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे लोगों को यूट्यूब में चुनिए जो विश्वसनीयता लिए हो, जो अपने जीवन में कहीं ना कहीं सफलता के मुकाम हासिल कर चुके हों। ऐसे बंदे से मत पढ़िए जो आज तक सिर्फ अपने जिंदगी में सफल नहीं हो सका, उस व्यक्ति से कभी मत पढ़िए। उस व्यक्ति से पढ़िए जो सफल हो चुका है। ठीक है, वो किस प्रकार से सफल होता है, असफलता का स्वाद उसने चखा है, तब जाके वो सफल हुआ है। तो वो अपने अनुभव के आधार पर आपको पढ़ाएगा। जो असफल है वो आपको सफल कैसे बना सकता है, आप उससे कैसे उम्मीद कर सकते हो जो असफल है वो आपको सफलता दिला सकता है, ये कभी नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा, एक चीज हमेशा गांठ पा लीजिएगा, ऐसे गुरु का साथ पकड़िए जो आपको आपके उस मंजिल के उस दरवाजे तक पहुंचा सके जहां से आप उस तरफ प्रवेश कर सकते हो। तो इस तरीके के विश्वसनीय शिक्षकों से पढ़िए। आप कहोगे मेरे तरफ आप लोग इशारे कर रहे होगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे से पढ़िए। ठीक है, मैं आप ये सोचो कि ये आपने लिए कह रहा है, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जिसको लगेगा वो पढ़ेगा, अन्यथा कोई मत पढ़िए। आप अलग तरीके से देखिए, खुद नोट्स बनाइएगा। ठीक है, ये नहीं कि भैया आप YouTube से ही पढ़ लिए हैं, और अपने स्वयं के नोट्स भी बनाइएगा। उन नोट्स को विस्तार से पढ़िएगा। अब समय ऐसा है कि आपको विस्तार से देखना है, चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा बारीकी से समझना है। ठीक है, अगर आप कोई टॉपिक उठाते हो तो उस टॉपिक को बहुत डीपली पढ़ना है। ठीक है, जो डीपली जो बच्चा पढ़ेगा वो लंबे समय तक उसको वो चीज़ें याद रहेंगे। ठीक है, हंसी मजाक में पढ़िएगा, बोझ लेके मत पढ़िएगा, ज़्यादा दबाव लेके मत पढ़िएगा। कोई चीज़ को ऐसे लेके, जैसे हम बचपन में कोई कहानियाँ पढ़ते हैं, जैसे हम कोई मूवी देखते हैं तो हमें जल्दी याद हो जाती है। तो इस तरीके से पढ़िएगा जो आपके लंबे समय तक आपको याद रहे। ये नहीं कि आज आपने पढ़ा 2 दिन आप भूल गए, इस प्रकार से मत करिए। अगर एक टॉपिक जब तक आपको अच्छी तरह से याद नहीं हो जाता तब तक दूसरे टॉपिक में छलांग लगाने की जरूरत नहीं है, चीज़ों को पलटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, आप लोगों की सुविधा के लिए मैं आपको बता दूं, भारत में अभी तक स्वतंत्रता से पूर्व या स्वतंत्रता से के बाद जितने भी शिक्षा से संबंधित जितने भी आयोग बने हैं, उन आयोगों पर एक प्रत्यक्ष तौर पर मैं किताब पब्लिश करने जा रहा हूँ। मुझे ऐसा फील हुआ कि इस एलटी भर्ती परीक्षा को देखकर कि बहुत से बच्चों को किताबें नहीं मिल पा रही थी।
एक जगह मटेरियल कहीं पर उपलब्ध नहीं हो पाता। अगर मैं कहूँ, अगर मैं वर्मा समिति की बात करूँ तो यहाँ तक कोई कह रहा है कि विकलांग अधिनियम वो उस किताब में नहीं मिल रहा है। हर जगह वो चीज़ एक जगह पर आपको कहीं पर एक ऐसी बुक नहीं रही अभी तक कि हर चीज़ आपको एक जगह पे मिल जाए। चाहे मैं NEP 2020 की बात करूँ, 92 की बात करूँ, 86 की बात करूँ, 68 की बात करूँ, ये सारी चीज़ें एक किताब में नहीं है। तो मेरा इस बार ये प्रयास रहा है, आजकल मैं उसी पर वर्क कर रहा हूँ। ये तमाम किताबें आप जो देख पा रहे होंगे, हर किताबों से कुछ ना कुछ, चाहे किताबों की बात करूं या चाहे अलग अलग राइटर हैं, उन राइटरों के साइट पर जाके उनकी चीज़ों को अध्ययन करके उनसे कुछ ऐसी चीज़ें अडॉप्ट करके एक बुक मैं पब्लिश कर रहा हूं, जिस बुक का जो नाम होगा भारत में शिक्षा व्यवस्था। अभी तक के जितने भी शिक्षा से संबंधित कुछ भी अगर आता है, चाहे वो KB का आता है या नवोदय विद्यालय का आता है या फिर जो बालिका गांधी या कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं या आशासी विद्यालय की बात करूं, या तमाम जितने भी अभी तक है ना, चाहे ब्लैक बोर्ड हो या कोई भी ऑपरेशन, हर चीज में एक ही किताब में उसका संग्रह आप लोगों के लिए जल्द ही लेके आने वाला हूं। अभी मेरे किताब में वो काम चल रहा है, तो ये लेके चलिए कि ये 4-5 तारीख तक मैं उस पर पूरा कार्य कर दूंगा। उसके बाद मैं उसे वो प्रकाशन के लिए उसको भेजूंगा, तो वहाँ शायद उसको लगता है मुझे कि 10 से 12 दिन वहाँ पर उसको बुक को सेटिंग के लिए या उस पर जो भी फॉन्ट है, जो भी गलतियाँ हैं उनको सुधारने के लिए वो प्रिंटिंग प्रेस में उसे भेजा जाएगा। उसमें थोड़ा 10-12 दिन का समय वहाँ लगेगा। तो ओवरऑल आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रयास मैं ये करने जा रहा हूँ। अगर जिस बच्चे को चाहिए होगी तो मैं आपको उस पब्लिशर का नंबर दे दूंगा। आप वहाँ से, जरूरी नहीं है कि वो किताब ही आप खरीदो, उसके आप सिर्फ जो स्पाइरल बेंडिंग वाली होती है वहाँ से उसको स्पाइरल बेंडिंग से करा लीजिए, जिससे कि आपको कम से कम पैसे में उस किताब को आप तक पहुंच सके। सिर्फ अगर मैं कहूँ वो किताब की अगर कॉस्ट की अगर बात करूँ, जो अगर वो महंगी बैठेगी तो आप से 200-300 रुपये में जो किताब आपको पूरी मिल जाए, तो मेरा ऐसा प्रयास इस समय मैं वो करने जा रहा हूँ। शायद मैं आप लोगों के लिए, चाहे वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो तो उस पर भी मैं वर्क कर रहा हूँ। साथ ही आपकी उत्तराखंड की ऐसी चीज़ें लाऊंगा कि सभी जगह तो और चीज़ों में तो है ही, कुछ ऐसी हटके चीज़ें लाने की कोशिश करूंगा जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी। जहाँ तक रही आपके पॉलिटिकल साइंस की बात रही है, हिस्ट्री की बात रही, या इकोनॉमिक्स की रही, या वर्ल्ड ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करूँ या इंडियन ज्योग्राफी की बात करूँ, तो इसमें भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लेके आने की कोशिश करूँगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों के लिए इतना कर सकता हूँ तो आप लोग भी प्रॉमिस कीजिए कि सर इस बार की भर्ती परीक्षा में हम अपना स्थान उस लिस्ट में आपको लेके दिखाएंगे। आप ये प्रण कर लीजिए कि हम आपको वो करके दिखाएंगे। वो मेरे लिए, चलो अपने लिए नहीं तो मेरे लिए कर लीजिए, अब मेरे लिए नहीं तो वो उन माँ बापों के लिए जो लंबे समय से अपने वो बेटे को बेरोजगारी का वो दंश झेलते हुए देख रहे हैं, कम से कम उनके चेहरे में खुशी लाने के लिए वो आप कर लीजिएगा। मैं जानता हूँ आप लोगों की उसकी नीड जरूरत है, तो आई होप, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगर कुछ मानते हो, अगर थोड़ा सा भी आप लोग मुझ पर विश्वास करते हो, तो मैं आपसे विनती हाथ जोड़ के करता हूँ, प्लीज इस बार जो प्रवक्ता भर्ती है उसमें अपना स्थान बना लीजिए। ठीक है, ये सोचिए चले, ये अभी हमारा लास्ट टाइम है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसे बहुत से अभ्यर्थी होंगे जो इस बार ओवर एज होने जा रहे हैं, तो अगर उनको यहाँ पर अभी मान लीजिए अगर सितंबर में अगर विज्ञापन रिलीज होता है तो उनको यहाँ पर मौका मिल सकता है। अन्यथा अगर वो जो दिसंबर या जनवरी में अगर रिलीज होता है तो फिर मुझे लगता है कि उनको कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो इससे ओवर एज हो जाएंगे, जो सपना देखा था वो सपना उनका धरा का धरा रह गया। तो ओवरऑल ये लेके चलिए कि आप लोग अपने अभी से तैयारी में जुट जाइए। ठीक है, प्रवक्ता का अभी से तैयारी कर लीजिए। अब जितने भी LT भर्ती परीक्षा में जो अच्छे नंबर लेके आ रखे हैं वो ये मत सोचिए कि हम LT में ही रहें, तो प्रवक्ता की आप तैयारी कीजिए। जो हुआ, अब आयोग जब रिजल्ट आएगा, आपका नंबर आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो प्रवक्ता भर्ती है ना, तो उसकी तरफ आप ध्यान मत दीजिए। कौन मेरिट लिस्ट जारी कर रहा है, कौन कह रहा है मेरे इतने नंबर आए, कट ऑफ के बारे में मत सोचिए। अरे कोई भी कितना भी मेरिट लिस्ट बना ले, कोई कितना भी वो कर ले, मगर जो आयोग जो मेरिट लिस्ट जारी करेगा वही अंतिम मेरिट होगी
होगी उसके आसपास जितने भी यूट्यूबर हैं वो भी आसपास नहीं दिखेंगे। अगर मैं अपने पर कहूँ तो मैं भी उसके आसपास नहीं रहूँगा, कि वहाँ पर कुछ अलग होगी और हमारा कुछ अलग रहेगा। तो ये इस प्रकार से रहता है। तो इन चीज़ों पर अपना दिमाग बिल्कुल भी मत दौड़ाइए। जो पूर्व में हो चुका है उसके बारे में मत सोचिए, डिप्रेशन में मत रहिए, आगे की रणनीति अपनाइए। आपको ये बता दूं, बहुत से अभ्यर्थियों के लगातार मुझे फोन आ रहे हैं कि सर प्रवक्ता समवर्ग की क्लासेस प्रारंभ कर दीजिए। बहुत से लोगों ने यूट्यूब में हैं या प्रत्यक्ष तौर पर प्रवक्ता समवर्ग की क्लासेस प्रारंभ कर दी गई। थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ, क्या अगर कुछ बदलाव होते हैं तो उसके लिए भी तैयार रहिए। अगर नहीं होते हैं तो मैं इसलिए डिले हो रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने आपको कुछ अध्ययन कराने के लिए वो मटेरियल शानदार तरीके से लाना चाहता हूँ। ये नहीं कि ये किताब उठाई, किताब में से मैंने पढ़ा दिया, इतना तो आप भी पढ़ लोगे, ठीक है। तो इस किताब में अगर मैं ये किताब लाया हूँ, इस किताब में से वो अंश आपके सामने रखने हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो बेसिकली ऐसी किताबों का चयन करिए। अभी से मैं कह रहा हूँ सभी लोग बेसिकली जितने भी अभी मुझे देख रहे हैं, चाहे किसी के मन में मेरे प्रति घृणा का भाव पैदा होगा या कुछ गाली करने का मान हो रहा है तो वो भी दे दीजिए, मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जो इस प्रकार से कृत्य भी करेगा मैं उससे भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप मेरी इस बात को गांठ पा लीजिए। आप क्या कीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए आपको मैं बता दूं, आप कक्षा 8th से लेके, ठीक है, कक्षा 8th से लेके हिस्ट्री हो गई आपके, साथ ही पॉलिटिकल साइंस होगी, ज्योग्राफी होगी, और आपके जो सोशोलॉजी है या फिर आपके कहें जो इकोनॉमिक्स है, उन किताबों को बाय कर लीजिए। देखिए ये किताबें हैं, एक किताब का मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। ये है आपकी, ये क्लास 12th की है। ये आपके हिस्ट्री का आप देख पा रहे होंगे, हिस्ट्री की 3 बुक्स हैं। इन तीनों बुक्स को आप कर लीजिए। अगर ये एनसीईआरटी की है, याद रखिएगा जो आयोग पूछता है वो एनसीईआरटी से ही सर्वाधिक रूप में पूछता है। तो इन किताबों को क्या कर लीजिए, आप बाय कर लीजिए, ठीक है, खरीद लीजिए। तो ये देखिए मैं आपके सामने किताबें रख रहा हूँ। तो ओवरऑल मैंने आप लोगों की तैयारी के लिए, चाहे वो इकोनॉमिक्स की बात करूं या फिर पॉलिटिकल साइंस की बात करूं या फिर हिस्ट्री की बात करूं या फिर अन्य जितने भी सब्जेक्ट है, उन सभी सब्जेक्टों की अगर आप में से होगे ना, कक्षा 8th से लेके कक्षा 12th तक की सारी एनसीईआरटी की किताबें मेरे पास अवेलेबल है। तो आप लोग भी इन किताबों को अगर दुकान में नहीं मिलते हैं तो इन किताबों को आप कहाँ से खरीद लीजिएगा, अमेजोन में जाइएगा, अमेजोन में वहाँ पर आपको डिस्काउंट में ये मिल जाएंगी। अगर आपके आसपास कोई विद्यालय है या आपके कोई जानने वाले कोई बच्चे हैं जो उनकी जो किताबें हैं उनसे वो किताबें ले सकते हो, कहीं लाइब्रेरी से ले सकते हो, ठीक है। तो वो तमाम चीज़ें आप उनको ले लीजिए, यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए। और हमेशा याद रखिएगा जो आयोग जो भी क्वेश्चन उठाता है वो आपके एनसीईआरटी 11th 12th से ही सार्वत्रिक रूप में क्वेश्चन उठाता है। और साथ ही आपके जो बीए हैं और बीएड की किताबों को भी आप क्रय कर लीजिए, आपके पास होंगे। और एमएड की किताबें मैं आपको बता दूं, विशेषकर एमएड की जो किताबें हैं उन किताबों से भी आप पढ़ लीजिए। और बेसिकली एक चीज़ याद रख लीजिए, जो आपके ओपन यूनिवर्सिटी की जो किताबें हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हों, वो किताबों से बिल्कुल भी मत पढ़िए। वो किताबों का ना कहीं से कुछ समझ में नहीं आता, वो किताबें हैं क्या, उसमें दिया क्या है, मेरे तो बिल्कुल समझ नहीं, आप लोगों के समझ में आते तो उससे अध्ययन कीजिए। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जो आपके जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को पकड़िए, ठीक है, एनसीईआरटी पकड़िए। ऐसे राइटरों को पकड़िए जो आपके, ऐसे राइटर को पकड़िए जो आपकी यूपीएससी की भी तैयारी के लिए वो किताबों को प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे किताबों को पकड़िएगा। देखिए मैं अगर कहूँ पॉलिटिकल साइंस की है, लक्ष्मीकांत की किताब है, ठीक है, ग्रीन कलर की है, उसके कई एडिशन आ चुके हैं। तो अगर आपको पॉलिटिकल साइंस की पढ़नी है तो लक्ष्मीकांत की वो एडिशन खरीद लीजिए, उसमें आपको पूरा पॉलिटिकल साइंस आपको मिल जाएगा। जितने भी अभ्यर्थी जो मुख्य परीक्षा में बैठेंगे पॉलिटिकल साइंस, तो आप उसको देख लीजिए। अगर मैं कहूँ आप, एक है महेश मुकेश बर्थवाल करके हैं, उनकी किताब है, ठीक है। इनकी किताब आपके इकोनॉमिक्स में भी है, पॉलिटिकल साइंस में भी है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और एक हैं ज्ञानचंद्र यादव हैं, ये ज्ञानचंद्र यादव की अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो
इनकी ऑथेंटिक बुक खरीद दीजिए जिसमें विस्तार से दिया गया। वन लाइनर क्वेश्चन को बिल्कुल मत पढ़िएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, वन लाइनर क्वेश्चन को हाथ बिल्कुल मत लगाइएगा। वन लाइनर क्वेश्चन कब पढ़े जाते हैं? जब आपके एग्जाम के एक हफ्ता शेष बचा रहता है, तब वन लाइनर क्वेश्चनों को हाथ लगाते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन पहले पकड़ने लग जाते हैं। आप ये चीजें करने लगते हो कि जैसे कि कोई पेड़ में फल लगाए ना, उस फल को सीधे डायरेक्ट तोड़ने की कोशिश करते हो। आपको ये पता नहीं है कि ये फल कैसा लगा होगा। ये पहले इसका बीज होगा, जमीन में हुआ, अंकुरित हुआ होगा, बहुत लंबा समय इसको तैयार होने में लगा होगा, कई साल इस पेड़ को बड़ा होने में लगा होगा, आज ये फल दे रहा है। तो हमें क्या करना है, वो सीधे पेड़ से फल नहीं तोड़ना है। वो वन लाइनर क्वेश्चन क्या है, वो पेड़ से सीधे फल तोड़ने जैसा है। तो आपको क्या करना है, जो अंकुरित जो बीज है ना, बीज को, वो बीज को कैसे बोते हैं, उससे कैसे अंकुरित होता है, हमें वहां से देखना है। हमें जीरो से स्टार्ट करना है। जब हम जीरो से स्टार्ट करेंगे तब हमारे सारे जो डाउट्स हैं, जो तमाम चीजें हैं, वो हमारे दूर होते हुए चले जाएंगे। तो याद रखिएगा, इस तरीके से अध्ययन कीजिएगा, ठीक है। मैं अपने अनुभव से आप लोगों को बता रहा हूँ। आगे आपकी मर्जी है, भविष्य आपका है। आपने अपने जीवन को प्रगति पथ पर आपने निरंतर लेके चलना है। तो ये तमाम चीजें आपको करनी है, ठीक है। देखिए दोस्तों, बहुत से बच्चे इस भर्ती परीक्षा में निराश हुए हैं और एलटी भर्ती परीक्षा में बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो उन बच्चों के लिए बेसिकली मैंने कुछ एक कविता स्वरचित रची है। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। सभी बच्चों के लिए, बेसिकली जो महिलाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी दुखी हो जाती हैं। ये सोचिए कि आप सभी के लिए डेलिकेट है, ठीक है। ये दुख सुख जिंदगी का हिस्सा है बेटा। रोज सूरज नहीं निकलता है, कभी बादल भी आ जाते हैं, बरसात भी हो जाती है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि सूरज सदा के लिए छिप गया है। सो हम हिम्मत हार जाते हैं बेटा। जो हो रहा है हमारी जिंदगी में, वो हमारे कर्मों के आधार पे हो रहा है। वो कर्म हमें निभाने ही है बेटा, वो हमें निभाने ही है, मगर हम क्या करते हैं, हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं। होना तो फिर भी वही है ना बेटा जो होके रहेगा। तो हमें बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है, ठीक है। आई होप आपको ये कविता मेरे द्वारा जो स्वरचित लिखी है तो अच्छी लगी होगी। तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन आपके सामने लाने की कोशिश करा था। तो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट कीजिएगा। आई होप पुनः जाते जाते आपसे विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा, प्लीज़ 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 इस भर्ती परीक्षा के लिए अभी से ही जुड़ जाइए प्लीज़, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।